वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रभा चौधरी है और ये MPPSC प्री की हमारी सीरीज़ चल रही है जो 17 दिसंबर 2023 को होने वाले MPPSC प्री के लिए लाभदायक होगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अभी तक हमने जो लेक्चर देखे उसमें हमने MP का जिलेवार देखा था और दूसरा लेक्चर हमने जो देखा था वो था MP की सृजन पीठ। जो हमने जिलेवार में हमने रीवा संभाग को पूरा कवर किया, उससे महत्वपूर्ण चीज़ें देखी। वहीं हमने सृजन पीठ क्या होती है, कैसे होती है, किस किस की है, वो सारी चीज़ें देखी। आज इस लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को रियासतें जो थी उनका अध्ययन कराऊंगी। महत्वपूर्ण रियासतें जिनके नाम आप सभी ने सुने होंगे, जैसे भोपाल रियासत थी, गोंड थी, है ना, परमार थी, चंदेल थे। तो इनका हम धीरे धीरे करके अध्ययन करेंगे। तो आज इस लेक्चर में हम भोपाल रियासत को समझेंगे। जो भोपाल रियासत थी, अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ये पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी आएगा। जो पहला पार्ट है, हमने देखा कि जो भोपाल था, अगर हम प्राचीन भोपाल की बात करें तो इसमें किस किस ने रूल किया था? परमारों ने, गोंड ने और नवाबों में। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि एक आधुनिक भोपाल की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी दोस्त मोहम्मद खान ने। अब जाहिर सी बात है, ये दोस्त मोहम्मद खान है तो ये कोई मुस्लिम होगा, तो ये किसी ना किसी देश से आया होगा, है ना। तो हम इसका भी इतिहास देखेंगे, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रभा। देखो, जो अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान में एक कबीला था, मिर्ज़ई खेल कबीला। ठीक है। वहाँ का जो शासक था वो था नूर मोहम्मद खान। उसका जो पुत्र था वो था दोस्त मोहम्मद खान, जिसने किसकी स्थापना की थी? आधुनिक भोपाल की। अब इसी फैक्ट से आपके दो क्वेश्चन निकलते हैं। आप मुझे बताएंगे कि अफगानिस्तान की कितनी सीमा भारत से लगती है और कितनी सीमा अलग अलग देश इसके साथ टच करते हैं। ठीक है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। अब जैसे कि ये तो हुई अफगानिस्तान की बात, और भारत में उस समय क्या चल रहा था? मुगल रूल चल रहा था। मुगलों में भी कौन? औरंगजेब। औरंगजेब बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। तो दोस्त मोहम्मद खां को भी इसकी सेना में शामिल होना था, इसलिए वो कहाँ आ गए? भारत आ गए। उसी समय औरंगजेब का एक सेनापति था जिसका नाम था तरजी बेग। इसने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था औरंगजेब के खिलाफ, और ये कहाँ भागकर चला गया था? ग्वालियर। ग्वालियर जाके इसने ग्वालियर फोर्ट पर अपना कब्जा कर लिया था। अब औरंगजेब ने क्या किया? दोस्त मोहम्मद खां को, जो कि उसकी सेना में शामिल था, एक छोटी सी सेना की टुकड़ी को भेजा। किसका दमन करने के लिए? तरजी बेग का। लेकिन यहाँ पे दोस्त मोहम्मद खान ने जो क्या किया? तरजी बेग की हत्या कर दी, जिससे औरंगजेब काफ़ी प्रसन्न हुआ और उसने दोस्त मोहम्मद खां की पदवी में थोड़ी सी बढ़ोतरी कर दी। जैसा कि आप सब ने भारत के इतिहास में पढ़ा होगा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासक लड़खड़ा उठा था। सेम उसी तरीके से दोस्त मोहम्मद खान की ज़िंदगी में भी थोड़े से परिवर्तन आए थे। जैसे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद उसके बेटों में विद्रोह शुरू हो गया। लेकिन दोस्त मोहम्मद खान ने अपने आप को इससे किनारा कर लिया और वो कहाँ चले गए अपनी सेना को लेके? मालवा। मालवा में, क्योंकि उनके पास उनकी खुद की सेना थी बट कोई शासन करने की कोई जगह नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया? जो वह शासक या राजा होते थे जिनको किसी के ऊपर हमला करना है या किसी के हमले से खुद को बचाना है, इन्होंने उनको समर्थन देना शुरू कर दिया। और बदले में ये उनसे क्या मांगते थे? एक तरीके का किराया मांगते थे कि जिससे ये अपनी सेना का राख रखाव कर पाए। तो इनकी जो ये समर्थन देने वाली जो जर्नी शुरू हुई, उसमें ये सबसे पहले कहाँ गए? मंगलगढ़ रियासत। जो मंगलगढ़ रियासत थी, वहाँ का जो शासक था वो था आनंद सिंह सोलंकी। उनके यहाँ इन्होंने सबसे पहले नौकरी करी। और इनकी जो माँ थी आनंद सिंह सोलंकी की, ये उनको अपना पुत्र मानती थी। इनकी माँ का नाम क्या था? दहेज माँ। और एक कुंवर सरदार बाई थी जो पुत्री थी, जो राजकुमारी थी, किसकी? आनंद सिंह की। उसका विवाह किससे हो जाता है? दोस्त मोहम्मद खां से हो जाता है। इस तरह दोस्त मोहम्मद खां के व्यवहारिक संबंध भी बनने लगते हैं। ये वही कुंवर सरदार बाई थी जिनका नाम फतेह बीबी से हम लोग जानते हैं, है ना। और ये सबसे प्रिय थी दोस्त मोहम्मद खां की। दूसरा इनका था बैरसिया।
बैरसिया का जो शासक था वो था ताज मोहम्मद खान। ताज मोहम्मद खान ने कहा दोस्त मोहम्मद खान से कि तुम मुझे सालाना 30,000 रुपये कर देना, बदले में बैरसिया तुम रख लो, वहाँ पे शासन करो, शासन व्यवस्था जैसी रखनी हो वैसी रखो, मुझे सिर्फ अपने 30,000 वार्षिक कर से मतलब है। दूसरा था जगदीशपुर। जो जगदीशपुर के पास, जगदीशपुर जो था वो भोपाल के पास था। यहाँ के जो राजा थे वो थे नरसिंह राव चौहान। शुरुआत में दोस्त मोहम्मद खान ने इनके यहाँ पे नौकरी की थी, लेकिन कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए। उसके बाद दोस्त मोहम्मद खान ने इनकी क्या कर दी, हत्या कर दी, और जगदीशपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया, इस्लामपुर। ये वही इस्लामपुर है जो आज भी इसी नाम से जाना जाता है भोपाल में। ठीक है, उसके बाद ये पहुंचे गिन्नौरगढ़। गिन्नौरगढ़ का किला है ना, आप सब मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन करके कि जो ये गिन्नौरगढ़ का किला है ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गिन्नौरगढ़ में कौन रूल कर रही थी, गोंड शासक थे निजाम शाह, उनकी बीवी थी कमलापति, और उन दोनों का एक पुत्र था नवल शाह। ये 3 लोग थे कहाँ, गिन्नौरगढ़ में। लेकिन निजाम शाह का एक भतीजा भी होता है, वो जो भतीजा होता है उसका नाम होता है चैन सिंह या आलम शाह। ये क्या करता है, ये हत्या कर देता है किसकी, अपने चाचा की, निजाम शाह की, और कमलापति के सामने ये कंडीशन रखता है कि तुम हमारी अधीनता को स्वीकार कर लो। लेकिन कमलापति ये मानने से इनकार कर देती हैं और दोस्त मोहम्मद खां से मदद मांगती हैं। कहती हैं तुम चैन सिंह की हत्या कर दो, है ना, आलम शाह की हत्या कर दो, उसके बदले में मैं तुम्हें 1,00,000 सिक्के दूंगी। तो सेम जैसे दोस्त मोहम्मद खान अब तक करते आ रहे थे, सभी राजाओं को समर्थन दे रहे थे, उन्होंने चैन शाह को, आलम शाह की हत्या कर दी। उन्होंने, जो कमलापति थी, उन्होंने उन्हें 50,000 तो दे दिए, लेकिन 50,000 की कमी हो रही थी, इसलिए उन्होंने भोपाल का एक हिस्सा उनको दे दिया। इस तरह दोस्त मोहम्मद खान के पास 3 हिस्से आ गए। कौन कौन से, बैरसिया, मंगलनाथ और भोपाल। अब आधुनिक भोपाल की क्योंकि नींव दोस्त मोहम्मद खान ने रखी थी, तो ये नींव थी, इसकी शुरुआत इसने 2 ईंटों से करी थी। पहली ईंट इसने रायसेन के काजी मोहम्मद मुअज्जम से रखवाई थी, और दूसरी ईंट अपनी सबसे प्रिय बीवी फतेह बीवी से रखवाई थी। अपनी बीवी की कहने पर ही इसने एक नगर बसाया था जिसका नाम था फतेहगढ़। फतेहगढ़ का किला, फतेहगढ़ नगर किसने बसाया था, दोस्त मोहम्मद खान ने। इसी फतेहगढ़ के किले में एक मस्जिद है, 2.5 सीढ़ी की मस्जिद, ठीक है, जो एशिया की सबसे छोटी मस्जिद मानी जाती है। ये था हमारा दोस्त मोहम्मद खान। इसमें मैंने आपको जितने ही फैक्ट बताए ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। देखो इसके अंदर हम सारे रूलर्स पढ़ेंगे कौन कौन आए, लेकिन हमें याद वही रखना है जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो फैक्चुअल है ना। तो लेकिन हमें क्रोनोलॉजी सबकी याद होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है, अब दोस्त मोहम्मद खां का ना एक मतभेद उत्पन्न हो जाता है। एक 1723 में हैदराबाद के एक निज़ाम होते हैं जिनका नाम होता है निज़ाम उल मुल्क, जिनको चिनक्लिस भी कहा जाता था। इनके अच्छे संबंध होते हैं सैयद ब्रदर्स के साथ। जो सैयद ब्रदर्स या सैयद बंधु थे, इनको किंग मेकर्स कहते थे उस टाइम पे, क्योंकि ये क्या करते थे, किसी भी व्यक्ति को राजा बना भी सकते थे और किसी भी व्यक्ति को उसकी गद्दी से हटा भी सकते थे, उसकी हत्या भी कर सकते थे। इसी डर के कारण एक शासक होता है मोहम्मद शाह रंगीला, ये सैयद बंधुओं की हत्या कर देता है। इस बात से गुस्सा जाता है कौन, निज़ाम उल मुल्क। ये हमला किस पे करेगा, मोहम्मद शाह रंगीला पे। मोहम्मद शाह रंगीला कहाँ पहुंचे, दोस्त मोहम्मद खां के पास। अब निज़ाम शाह भी पहुंच गए वहाँ, मतलब जो निज़ाम उल मुल्क भी थे ये भी पहुंच गए भोपाल। ये भोपाल में जिस जगह पे रुके उस जगह को आज भी निज़ाम टेकरी के नाम से जाना जाता है। प्लस इनने दोस्त मोहम्मद खां को पराजित किया और उससे कहा कि तुम्हें अब हमारी अधीनता स्वीकार करनी होगी। तो दोस्त मोहम्मद खान इनकी बात मान लेते हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं इस बात का डर भी होता है, क्या पता ये हमारे जाने के बाद दोबारा खुद को स्वतंत्र घोषित कर दें। तो दोस्त मोहम्मद खान इनको अपना पुत्र दे देता है जिसका नाम होता है यार मोहम्मद खान, कि अगर हम बगावत कर दें, है ना, या आपकी अधीनता अस्वीकार कर दें तो आप मेरे पुत्र का कत्ल कर सकते हैं। अब क्योंकि 1728 में दोस्त मोहम्मद खां की हो जाती है मृत्यु, तो अब जो निज़ाम होते हैं वो भोपाल की गद्दी पे किसको बिठा देंगे, यार मोहम्मद खान को। देखो
इनमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये भोपाल डायनेस्टी के एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने कभी नवाब की उपाधि धारण नहीं की थी, क्योंकि नवाब की उपाधि वही व्यक्ति धारण करता था जिसने किसी की अधीनता स्वीकार न की हो, खुद को स्वतंत्र रखा हो। ठीक है, इनके समय में दो घटनाएं बहुत फेमस घटित होती हैं। पहली, बाजीराव जो प्रथम था उसने निज़ाम के ऊपर हमला कर दिया था पालखेड़ा के युद्ध में और इनको पराजित कर दिया था। अब कमेंट में आप मुझे ये बताएंगे कि पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था। अब निज़ाम भागकर कहाँ पहुंचे? यार मोहम्मद खान के पास। यार मोहम्मद ने भी कह दी कि चलो हम इनसे युद्ध करेंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बाजीराव प्रथम एक बहुत शक्तिशाली शासक था। उसने अपने जीवन में जितने भी युद्ध लड़े थे उसमें से वो कभी नहीं हारा था। तो यहाँ भी सेम परिणाम हुआ। जब निज़ाम और यार मोहम्मद खान लड़े किससे? बाजीराव प्रथम से, तो उसमें विजय किसकी हुई? बाजीराव प्रथम की। इस युद्ध के दौरान एक संधि हुई 1738 में, जिसको दुरई सराय की संधि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यार मोहम्मद खान को अधीनता स्वीकार करनी पड़ी किसकी? मराठों की। इनकी एक बीवी होती है जिनका नाम होता है ममूला बेगम। इन्होंने लाल इमली मस्जिद का निर्माण कराया होता है। ठीक है, इसके बाद अब जो अगले नवाब होते हैं वो कौन होते हैं? फैज़ मोहम्मद खान। जो फैज़ मोहम्मद खान होते हैं, इनके और इनके चाचा के बीच में राज सिंहासन को लेकर मतभेद या युद्ध हो जाता है, जिसमें फैज़ मोहम्मद खान जो होते हैं वो जीत जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनके समय में एक घटना घटित होती है, पानीपत की तीसरी लड़ाई। अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि पानीपत की पहली, दूसरी और तीसरी लड़ाई कब हुई थी और किस किस के मध्य हुई थी। क्योंकि जो फैज़ मोहम्मद खान होते हैं ये बहुत संत और सूफी टाइप के व्यक्ति होते हैं, तो ये युद्धों से थोड़ा सा अपने आप को दरकिनार करके रखते हैं। अब पानीपत की तीसरी लड़ाई शुरू हो गई है, जो किस किस के बीच होती है? अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव। सदाशिव राव क्योंकि मराठा थे, ये किसकी ओर से लड़ रहे थे? बाजीराव की तरफ से। अब ये जब दिल्ली की तरफ जाएंगे, पानीपत की तरफ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये भोपाल से होते हुए जाएंगे, क्योंकि मराठाओं का वर्चस्व बहुत प्रभावशाली रहा था। तो ये जिस जगह से भी गुजरते थे लोग वहाँ पे इनका स्वागत करते थे, आओ भगत करते थे एक तरीके से। तो ऐसा ही एक संदेश फैज़ मोहम्मद के खान के पास जाता है कि सदाशिव राव आ रहे हैं, आपको उनकी आओ भगत के लिए आना पड़ेगा। तो सदाशिव राव की आओ भगत के लिए फैज़ मोहम्मद खान खुद ना जाकर अपने भाई को भेज देते हैं। इस बात से कौन? सदाशिव राव जो होते हैं वो गुस्सा जाते हैं और कहते हैं कि हम जब पानीपत की विजय के बाद लौटेंगे सबसे पहले नवाबों को गद्दी से हटाएंगे। ये बात उनका भाई फैज़ मोहम्मद खान को जब बताता है, क्योंकि फैज़ मोहम्मद खान बहुत ही संत किस्म के आदमी थे, तो उनके मुंह से एक लाइन निकलती है कि इंशाअल्लाह वो कभी लौटेगा ही नहीं। और ये जो लाइन, जो शब्द उनके मुंह से निकले, ये सत्य साबित हुए। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों के लिए सबसे ज़्यादा घातक हुई। मराठों का एक तरीके से वर्चस्व था जो वो ख़त्म होने पर आ गया। ठीक है, इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट नवाब होते हैं वो कौन होते हैं? नवाब हयत मोहम्मद खान। इनके समय में सिर्फ एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट है कि इनके समय के टाइम पे पहला आंग्लो मराठा वॉर चल रहा होता है। इसी समय पे एक कर्नल गॉडराड आते हैं भोपाल प्रेसिडेंसी से हेल्प के लिए, इनको बुलाया जाता है। तो इनकी आओ भगत कौन करता है? नवाब हयात मोहम्मद खान करते हैं। ये इनका फैक्ट है। एक बात याद रखो कि किसी भी डायनेस्टी में रूलर बहुत आते हैं, कुछ के महत्वपूर्ण कार्य रहे होते हैं, कुछ की महत्वपूर्ण स्थापत्य कला रही होती है, और कुछ सिर्फ नाम मात्र के लिए होते हैं। ठीक ऐसा ही इसमें जो अब ये कुछ रूलर हैं जैसे गौस मोहम्मद खान है ना, नवाब वज़ीर मोहम्मद, ये सिर्फ रूलर रहे लेकिन इनका कुछ इम्पोर्टेंट रोल नहीं रहा। और मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट रूलर ही बताऊंगी क्योंकि वही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बट फिर भी आपको इनके नाम एक बार याद रखने होंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इनमें से कौन नवाब नहीं रहा है ना, तो हमको एक बार एक थोड़ा सा याद रहेगा। इसके बाद गद्दी पे बैठते हैं नज़र मोहम्मद खान। इनके समय में दो घटनाएं घटित होती हैं। पहला, यहाँ पे तीसरा आंग्लो वॉर चल रहा होता है, ठीक है, ये उससे परेशान। दूसरा, यहाँ पे क्या हो रहा होता है, पिंडारी होते थे। वो क्या करते थे, वो मतलब ऐसा कोई काम धंधा तो करते नहीं थे, वो बस दूसरों पे हमला करते थे, वहाँ से जो भी कुछ लूटते थे उससे अपना
काम चलाते थे। तो इनके समय में पिंडारियों का हमला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स से मदद मांगी, अंग्रेज़ों से मदद मांगी कि आप हमारी इनसे मुक्ति दिलाएं। तो अंग्रेज़ों ने इनके साथ बोला कि तुम हमारे साथ संधि कर लो। तो इन्होंने कौन सी संधि कर ली? रायसेन की संधि कर ली। और उस संधि करने के बाद ये किसका पार्ट हो गए? सब्सिडरी अलायंस का पार्ट हो गए। सब्सिडरी अलायंस का ये था कि हम आपको अपनी सेना देंगे, है ना, हम आपको अपना फोर्स देंगे, आपको उनका राख रखाव करना होगा, ठीक है, और वो आपको सुरक्षा प्रदान करेगी ये जितने भी हमले हो रहे होते हैं। अब आपके लिए सवाल ये है कि जो सब्सिडरी अलायंस है ये कौन सा गवर्नर लेके आया था और कब लेके आया था? तो ये था हमारे भोपाल का पहला पार्ट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो बेगमों का शासन शुरू हुआ वो कैसे क्या हुआ, है ना। तो आप नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें और उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।